नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अधिक समय न गंवाते हुए। ऑब्जेक्टिव केस, इस केस का प्रयोग उस समय होता है जबकि क्रिया का कर्म ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रकट हो। इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन देखिए, यानी व्याख्या देखिए। When a noun is used as an object of the verb, it is in the objective case as. For example, Rama wrote a letter. Letter यानी रामा, हाँ. Hari saw a Mohan. Krishna killed a snake. Sita did a work. इन वाक्यों में पत्र यानी लेटर, मोहन, स्नेक और वर्क, इन वाक्यों में इन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। क्यों अंडरलाइन किया गया है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि इनका प्रयोग क्रिया का कर्म यानी कर्म कारक के रूप में हुआ है। अब पहचानेंगे कैसे इनको? ऑब्जेक्टिव केस जानने के लिए क्रिया में क्या या किसको लगाओ। अब पहला वाक्य लिया, इसका हिंदी अर्थ हुआ रामा ने एक पत्र लिखा। अब क्रिया में क्या लगाओ? रामा ने क्या लिखा? उत्तर मिला लेटर यानी पत्र लिखा। इसलिए लेटर यानी पत्र यानी खत का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में है और यह रोट यानी लिखा क्रिया का कर्म है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों के ऑब्जेक्टिव केस आप खोजिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑब्जेक्टिव केस उस समय भी होगा जब किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग हो। जैसे हरी स्लिप्स इन द रूम। अब यहां पे इन ये प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय है। रामा वॉज गोइंग टू आगरा। इन वाक्यों में रूम व आगरा का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये इन तथा टू से संबंधित है। ऐसी दशा में इनको गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन लिखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक से पूर्व संबंध बोधक अव्यय अगर आता है तो उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता और ऐसी दशा में इनको गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन या संबंध बोधक अव्यय ऐसा लिखते हैं और इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे जिनके दो कर्म होते हैं। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होते हैं? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं, ज्यादा एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं। जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, डू, फेच, गेट आदि दो ऑब्जेक्ट्स लेती है, यानी इन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं। इनमें से पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वह व्यक्ति होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु होती है।
पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी व्यक्ति जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और यानी अप्रत्यक्ष कर्म होता है, और दूसरे को डायरेक्ट, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जैसे आई गेव मोहन अ बुक, इसमें मैंने मोहन को किताब दिया। अब मैंने मोहन को, मोहन हुआ इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्म, और बुक हुआ प्रत्यक्ष कर्म। दूसरा वाक्य, शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। पहले वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स है, एक मोहन तथा बुक। पहले वाक्य में मोहन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्म की तरह है, और बुक का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी प्रत्यक्ष कर्म की तरह है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला सन तथा स्टोरी। दूसरे वाक्य में सन का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है, और स्टोरी का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है। पहचान, क्रिया में क्या लगाओ, उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न किया तो उत्तर में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। दो ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर ही रहता है। जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म अपने स्थान पर ही रहता है उसे रिटर्न्ड RETAINED ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक्टिव, हरी गेव मी अ बुक। पैसिव, हरी वॉज गिवन अ बुक बाय है। पैसिव, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हरी। इसी उदाहरण में अ बुक का प्रयोग है वो रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट की तरह है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि सदैव पैसिव वॉइस में ही रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।